उससे ज्यादा है ये सालाना बजट जो मैं बता रही हूं। इनफैक्ट कई राज्य 50 देशों की जीडीपी से ज्यादा बजट बताया जाता है इस अमीर नगर पालिका का, और करीब 80,000 करोड़ की तो एफडी भी मौजूद है। और इसीलिए यहां के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और पहली बार ऐसा होगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर 25 साल का जो किला था वो ढह जाएगा। और वो किला किसका? शिवसेना उद्धव ठाकरे का, बाला साहेब ठाकरे का। अब तो इस बार भाई भी दोनों साथ आ चुके थे, लेकिन बावजूद उसके ये किला बहुत आसानी से बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने, जो कि कभी सिपह सालार हुआ करते थे बाला साहेब ठाकरे के, उनकी पार्टी के, और अब तीर कमान भी एकनाथ शिंदे के पास है और पूरी पार्टी भी एकनाथ शिंदे के पास है। और अब इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। उद्धव ठाकरे इस कुर्सी को भी बचा नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पिंपरी चिंचवाड़ में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का सारा जो रास्ते होते हैं, दरवाजा वो खोल दिया है। मेरे साथ शिवानी भी है, अरुण भी यहां पर मौजूद है। अरुण, इससे पहले जब चर्चा हो रही थी, इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कई चुनाव ऐसे होते हैं जो परिवारों को तोड़ देते हैं, कई चुनाव ऐसे होते हैं जो परिवारों को जोड़ देते हैं। ये चुनाव परिवारों को जोड़ता जरूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल को पक्का तोड़ दिया होगा, चाहे वो शरद पवार का हो या परिवार पवार का हो या फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का परिवार हो। देखिए, बड़ा सवाल यही है। पहली बात तो यह कि पवार ब्रदर्स जो हैं या पवार परिवार जो है, उसको उनके वोटरों का या उनके समर्थकों का क्या अप्रूवल नहीं मिला इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि शरद पवार, अजीत पवार इकट्ठा होना चाहते हैं। लेकिन पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे, ये दो जो नगर पालिकाएं हैं जहां पर दोनों दलों ने गठबंधन किया था और अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को छोड़ करके अपने चाचा के साथ कोशिश की थी कि एक परिवार को इकट्ठा किया जाए। क्या उसको अप्रूवल मतदाताओं का भी नहीं मिला और कार्यकर्ताओं का भी नहीं मिला। और ये बड़ी बात है पवार परिवार के लिए, क्योंकि एक बड़ी ताकत शरद पवार कई दशकों से रहे हैं महाराष्ट्र में। तो अगर उनकी ताकत इतनी कमजोर और इतनी कम हो गई है तो ये पवार परिवार के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात जो आपने कही ठाकरे ब्रदर्स के इकट्ठा होने की, ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठा हुए, लेकिन अगर उनका प्रदर्शन पिछली बार से आधा रह जाता है, जो अभी तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं 40-45 के आसपास के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, 50 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो 84 और 50 कहीं ना कहीं उनको भी अंदर अपने झांकना होगा। और एक बाला साहब ठाकरे की विरासत जो अब एक ही जगह बची थी वो थी बीएमसी, क्योंकि आप 25 सालों का जिक्र कर रही थी, उसके बाद 3 साल तो चुनाव नहीं हुए। अगर शायद चुनाव होते तो इसके पहले विरासत उनको मिल पाती कि नहीं, ये भी एक सवाल था। तो अगर 27-28 साल से जिस बीएमसी में कब्जा था शिवसेना का, शिव सैनिकों का, उद्धव ठाकरे का, अगर वहां से भी वो हट जाते हैं तो आखिर उनके हाथ में अब है क्या? पार्टी गई, चुनाव चिन्ह गया पार्टी का, दफ्तर सिर्फ बचा है। अगर नगर पालिका भी चली गई तो अब सिर्फ उम्मीदें बची हैं, और उम्मीदें ये कि दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं। अब सवाल ये भी होगा रूबिका कि कब तक इकट्ठा रहेंगे, क्योंकि पार्टी का विलय तो नहीं हुआ था, एक समझौता हुआ था कि चलो एक साथ मिल के लड़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या हम दोनों के अलग रहने से ही मराठी मानुस बढ़ जाता था, इस वजह से हम नहीं हरा पा रहे हैं बीजेपी को, इस वजह से क्या हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। अब तो वो एक्सपेरिमेंट भी हो गया और सबसे निचले स्तर पे हुआ, जहां सबसे ज्यादा उसको मजबूती मिलनी चाहिए थी। विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाता है, अमित शाह की रणनीति आ जाती। यहां तो वो दोनों आए भी नहीं, दोनों या तो प्रधानमंत्री की बात कर ले या गृहमंत्री की, दोनों में से कोई यहां पर प्रचार करने नहीं आए और नहीं रणनीति बनाने आए। ये तो सिर्फ स्टेट लीडरशिप ने यहां पर चुनाव लड़ा है। तो अगर आप स्टेट लीडरशिप से नहीं लड़ पा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से ही नहीं लड़ पा रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व जब आएगा तब क्या होगा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में। तो ये एक गहन चिंतन का विषय शिवसेना उद्धव के लिए भी है कि वो आगे अपनी रणनीति क्या करेंगे, आदित्य ठाकरे का भविष्य क्या होगा। तो ये एक जो है बड़ी चिंता का विषय शिवसेना के लिए है, और उस शिवसेना के लिए है जो बाला साहब ठाकरे की थी। क्या अब उसको एकनाथ शिंदे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मराठी वोटर उनके साथ हैं, या सिर्फ बीजेपी के साथ मिलने से उनको फायदा हो रहा है। ये कई समीकरण हैं, कई सवाल हैं, कई पेच हैं, जो जब चुनाव के सारे नतीजे आ जाएंगे उनके विश्लेषण से तय होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे की पार्टी का और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, दोनों आगे कितने हद तक साथ रह पाएंगे, कहां तक चल पाएंगे। अगर नतीजों के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से देखें तो ये कोई फायदा नहीं पहुंचा पाया है, ना तो उद्धव ठाकरे को फायदा पहुंचा पाया है और ना ही राज ठाकरे को फायदा पहुंचा पाया है।
अगर उसको मार्जिनल रेट पर भी देखा जाए तो ये वो लड़ाई थी जिसमें आपको अपनी सत्ता पर काबिज रहना था, लेकिन सत्ता ऐसे आपके हाथ से चली जाएगी कि बीजेपी और शिंदे जो है वो 111 पर, और कई ऐसे रुझान आ रहे हैं जहां पर 114, 115 का आंकड़ा वो लोग पार कर चुके हैं, और वो भी तब जब पिछली बार 80-82 के आसपास ये पूरा का पूरा खेल अटक गया था। शिवानी भी मौजूद है। शिवानी, आप कहां पर हैं? क्योंकि अब तो जश्न की तैयारी होगी, बाकी मंथन चिंतन बंद कमरों में होगा, अब तो गुलाल सड़कों पर उड़ेगा, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों इस जीत को ऐसे बताना चाहेंगे कि हमने काम किया, और शिंदे कहेंगे हमने बाला साहेब का नाम किया। बेशक रूबिका, ये देखिए मेन बीजेपी हेडक्वार्टर है और कुछ देर बाद यहाँ पर उत्सव की एक अलग ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि खुद में बीजेपी इतिहास यहाँ पर रचने वाली है। 26 साल की जो सत्ता थी शिवसेना की, वो उनके हाथ से फिसलती हुई यहाँ पर दिख रही है। कुछ देर बाद यहाँ पर कई सारे जो बीजेपी के बड़े आलाकमान नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम जो दादर ऑफिस है वहां पर भी गए थे और वहां पर अभी कुछ नेता मौजूद है, हालांकि वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जैसे आशीष सेलार वहां पर मौजूद थे उस वक्त, लेकिन कहा यही जा रहा था कि 3 या 4 बजे के बाद ही वो लगभग बात करने के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ की तस्वीर आपको बिल्कुल बदलती हुई दिखेगी। जैसे आपने कहा, सड़कों पर गुलाल और सब कुछ उड़ेगा, कई कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होंगे, और आपने देखा है बीजेपी जब भी जश्न मनाती है किस तरीके से मनाती है, क्योंकि कहा जाता है ना, जब आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया हो तो उत्सव भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, और बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बीजेपी हर बार चुनावी मोड में रहती है, और बेशक बीजेपी ने करके दिखा दिया। ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, उनका साथ आना बेहद बनता भी था, बीएमसी उनको साथ लाई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। और उस वक्त भी सवाल ये उठ रहे थे कि अब जो ये वोट है वो एमएनएस को जाएंगे या फिर यूबीटी को जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बंटवारा होता हुआ दिखा। और दूसरी तरफ जो कोर वोटर है शिवसेना का, वो कहीं ना कहीं शिंदे की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा था। तो ये सारे जितने भी शिवसेना के कोर वोटर्स थे वो बढ़ते हुए भी यहाँ पर दिखे हैं, और इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला, क्योंकि शिंदे के पक्ष में भी कई सारे वोट यहाँ पर पड़े। इसके अलावा जो जिस लिहाज से लगातार यूबीटी आगे बढ़ रही थी, और मनसे ने जो सोचा था कि साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ काम तो बन जाएगा, लेकिन वो काम उनका बनता हुआ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखा है रूबिका। और कहीं ना कहीं अब उनको सोचने की जरूरत भी यहाँ पर है। ये जो ताकत वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम दो एक साथ हैं, हम दो एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम 20 साल बाद एक साथ आए हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप साथ तब आते हैं जब आपके अंदर अकेले की ताकत नहीं होती है। और कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ भी इसलिए रहा है क्योंकि वो प्रदर्शन बीएमसी में उस लिहाज से दिखा नहीं बिल्कुल भी, यूबीटी का हो चाहे एमएनएस का हो। और एमएनएस पिछले भी अगर चुनावों की बात करें तो बहुत ऐसा खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, हालांकि साथ आना भी उनको कोई बहुत मजबूती नहीं दे पाया। और इसलिए अब कहीं ना कहीं अंदर खाने विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या हुआ उन कोर शिवसेना वोटर्स का, क्या हुआ उस शिवसेना की विचारधारा का, जो लगातार उद्धव ठाकरे बात करते थे, जो एमएनएस बात करती थी, मराठी जो राग यहाँ पर अलापा जा रहा था, क्या वो शिवानी देखिए ना कनेक्ट नहीं कर पाया। आम वोटर अगर कनेक्ट करता तो शायद वो सारे के सारे मसले काम आ जाते और वो सत्ता बरकरार रहती जो 25 साल से थी। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं, हालांकि अलहदा खबर है, थोड़ा हटकर है। उत्तराखंड के हरिद्वार से यह खबर आ रही है, जहां कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर चेतावनी के ये बोर्ड लगाए गए हैं, और इन बोर्ड्स पर हर की पैड़ी को गैर हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र बताया गया है। आज सुबह ही हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली जो संस्था है गंगा सभा, उसकी तरफ से ब्रह्म कुंड और उसके आसपास ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। बोर्ड गंगा सभा के नाम से नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी बायोलॉज के हवाले से लगाए गए हैं। गंगा सभा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये बोर्ड पहले से मौजूद नियमों के तहत लगाए